उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट है पिंडरा। पहली नजर में शायद ये किसी भी दूसरी सीट जैसी ही लगे, लेकिन जब हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत की गहराई में उतरते हैं तो पिंडरा की कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं रह जाती। ये हमें अच्छे शासन का, एक गवर्नेंस का पूरा खाका दे सकती है। तो चलिए आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि पिंडरा के लोग असल में चाहते क्या हैं और कैसे एक सच्चा जननेता उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। तो सबसे पहले ये देख लें कि पिंडरा है कहाँ। ये वाराणसी जिले का एक हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका अपना एक गहरा इतिहास है, अपनी संस्कृति है। लेकिन राजनीति को समझने के लिए हमें नक्शे से आगे बढ़कर वहां बसने वाले लोगों के जीवन को देखना होगा, उनकी रोज की जो चुनौतियां हैं उनको समझना होगा। एक पुरानी कहावत है कि लोगों की सेवा करने के लिए पहले उस जगह की मिट्टी को समझना पड़ता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, वहां के लोगों को समझना, उनके संघर्ष को महसूस करना और उनकी आकांक्षाओं को जानना। राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों के जीवन की कहानी है। तो चलिए अब सीधे पिंडारा की जमीनी हकीकत में उतरते हैं। यहाँ के समाज में एक बुनियादी खिंचाव है, एक टेंशन है। एक तरफ है पीढ़ियों से चली आ रही खेती किसानी पर टिकी हुई जिंदगी और दूसरी तरफ है नौजवानों की एक बेहतर भविष्य की चाहत, उनकी आर्थिक आकांक्षाएं। और यही खिंचाव, यही तनाव यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। तो लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं हैं क्या, ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है। सबसे बड़ी शिकायत वेरी हाई लेवल पर कृषि संकट को लेकर है। फसलों के सही दाम नहीं मिलना, खेती की लागत का बढ़ना। इसके ठीक बाद है युवाओं में बेरोजगारी, जो कि एक और बड़ी समस्या है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है गांवों में सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। असल में यही 3 मुद्दे पिंडरा की राजनीति की धुरी हैं। ये एक वाक्य सुनिए, ये पिंडरा की भावना को शायद सबसे अच्छे से बयान करता है। वे हमसे नौकरियों और हमारी फसलों के अच्छे दामों का वादा करते हैं, लेकिन हमारी हकीकत नहीं बदलती। ये आवाज हर गांव में, हर घर में गूंज रही है। ये सिर्फ एक निराशा नहीं, ये एक चेतावनी भी है कि अब खोखले वादे काम नहीं आएंगे। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का हक दिया है। ये जो भावनाएं हैं, ये उसी लोकतांत्रिक अधिकार का एक हिस्सा हैं जिन्हें सम्मान के साथ सुनना जरूरी है। अच्छा, अब जरा पिछले 30 सालों के चुनावी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं हैं, ये पिंडरा में हुए एक बहुत बड़े राजनैतिक बदलाव की कहानी है। ये कहानी बताती है कि वक्त के साथ हवा का रुख कैसे और क्यों बदला। इस टाइमलाइन को देखिए। 1993 में यहां एक वामपंथी दल सीपीआई का विधायक था, लेकिन 90 के दशक के मध्य से ही हवा बदलनी शुरू हुई और बीजेपी का उदय हुआ। 2012 का एक चुनाव अगर छोड़ दें तो ये सीट धीरे धीरे बीजेपी का एक मजबूत किला बनती चली गई। वामपंथ से दक्षिण पंथ तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? इसका जवाब हमें आगे के आंकड़ों में मिलेगा। शुरुआती सालों को जरा गौर से देखिए। 1993 और 1996 में जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम था, मतलब मुकाबले बेहद कड़े थे, कांटे की टक्कर थी। लेकिन फिर 2002 में देखिए, बीजेपी के अजय राय ने 15,000 से भी ज्यादा वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। और अब हाल के चुनावों पर नजर डालिए। 2012 में अजय राय ने पार्टी बदलकर कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की, जो शायद उनके व्यक्तिगत प्रभाव को दिखाता है। लेकिन 2017 में खेल पूरी तरह से बदल गया। बीजेपी के अवधेश सिंह ने लगभग 37,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की और 2022 में भी लगभग 35,000 के विशाल अंतर से अपनी सीट बचाए रखी। ये बहुत बड़े मार्जिन हैं। 35,559 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। किसी भी विपक्षी दल के लिए इस पहाड़ जैसे अंतर को पाटना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। यह साफ बताता है कि यहां सिर्फ उम्मीदवार बदलने से काम नहीं चलेगा, एक पूरी की पूरी नई रणनीति की जरूरत होगी। तो सवाल यह उठता है कि यह 35,000 से ज्यादा वोटों का अंतर आया कहां से? बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे का सिस्टम क्या है? इसका जवाब हमें पिंडरा के सामाजिक समीकरणों को समझने से मिलेगा। चलिए इस जनादेश की एक तरह से चीरफाड़ करते हैं। पिंडरा के सामाजिक ताने बाने को देखिए। यहाँ की राजनीति में जातियों की भूमिका बहुत अहम है। गैर यादव ओबीसी जैसे कि पटेल और कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं।
बीजेपी ने बहुत सफाई से सवर्ण जातियों और इन गैर यादव ओबीसी समुदायों का एक मजबूत गठबंधन बनाया है, और यही गठबंधन उनकी लगातार जीत का सबसे बड़ा आधार है। और यहीं पे एक और दिलचस्प समीकरण काम करता है। बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोट शेयर है जो मुख्य रूप से दलित समुदाय से आता है। ये लगभग 22 से 26% पर स्थिर है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का यहां कोई मजबूत आधार नहीं दिखता। इसका नतीजा क्या होता है? विपक्ष का वोट बीएसपी और दूसरे छोटे दलों में बंट जाता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के बाद अब हम उस जगह पर हैं जहां से हम देख सकते हैं कि विपक्ष के लिए यहां क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां। हम राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नजरिए से एक स्वॉट विश्लेषण करेंगे, यानी उनकी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे क्या क्या हैं। तो विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए यहां क्या है? ताकत की बात करें तो उनका एक समाजवादी ब्रांड है और गठबंधन करने की क्षमता है। और सबसे बड़ा मौका है किसानों और युवाओं के बीच नौकरी और खेती को लेकर बढ़ता हुआ गुस्सा। लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। पिंडरा में सपा का जमीनी स्तर पर कोई संगठन या बड़ा स्थानीय नेता नहीं है। बीजेपी का नैरेटिव बहुत मजबूत है और जैसा हमने देखा, बीएसपी की मौजूदगी विपक्ष के वोटों को बांट देती है। इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत या एक 4 डायमेंशनल रणनीति की जरूरत है। इसके 4 स्तंभ हैं और चारों को एक साथ काम करना होगा। पहला, चुनावी यानी सही जातीय समीकरण बनाना और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना। दूसरा, संगठनात्मक यानी बूथ लेवल तक एक मजबूत टीम खड़ी करना। तीसरा, नैरेटिव यानी किसान और जवान के कल्याण को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना। और चौथा, संसाधन यानी बड़े नेताओं और डेटा का सही इस्तेमाल। इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर रहा तो पूरी रणनीति ढह जाएगी। लेकिन ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक रणनीति नहीं है। असल में ये शासन का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता जो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि ये सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं को हल करने की एक बहुत ईमानदार कोशिश है। तो इस एजेंडे को जमीन पर उतारेगा कौन? एक आदर्श उम्मीदवार का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? उसे जाति समीकरणों को साधना होगा। शायद कोई गैर यादव ओबीसी या दलित चेहरा। उसकी छवि बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए और वो इसी मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा हो अगर उसका किसानों या युवाओं के संगठनों से कोई संबंध हो। और हाँ, आज के जमाने में उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और उस उम्मीदवार का एजेंडा क्या होगा? सिर्फ वादे नहीं, रोजगार पैदा करने की एक ठोस, जमीन पर दिखने वाली योजना। सड़क, पानी जैसे प्रोजेक्ट जिन्हें नापा जा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ सच में लोगों तक पहुंचे, इसका सबूत। और सबसे जरूरी, एक ऐसी व्यवस्था जहां लोगों की शिकायतों की सुनवाई हो, क्योंकि विश्वास वादों से नहीं, काम के सबूत से बनता है। एक नेता को यह भी याद रखना होगा कि लोगों का डेटा, उनकी जानकारी एक अमानत है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और सहमति से ही किया जाना चाहिए। तो पिंडरा के लिए आगे का रास्ता क्या है? यहां का भविष्य किस दिशा में जाएगा? ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पिंडारा की कहानी असल में 2 तरह की राजनीति के बीच एक चुनाव की कहानी है। एक तरफ है पहचान की राजनीति और दूसरी तरफ है रोजी रोटी की राजनीति। एक तरफ हैं बड़े राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक पहचान, और दूसरी तरफ हैं किसान के खेत का पानी और नौजवान के हाथ का काम। और यहीं हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। क्या स्थानीय शासन और रोजी रोटी जैसे जमीनी मुद्दों पर पूरी तरह से केंद्रित एक अभियान पहचान की राजनीति के गहरे जमे हुए नैरेटिव को चुनौती दे सकता है? पिंडरा का भविष्य और शायद देश की राजनीति का भी भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.